हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट डेली टेस्ट नंबर 12 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में भी क्वेश्चंस मेनली डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस से है। पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड मूव अलोंग ए रेगुलर हेक्सागन A B C D E F A of side A. It reaches to the point D. The ratio of displacement to the distance traversed by the person is how much? तो सबसे पहले एक हेक्सागन बनाते हैं। ये हेक्सागन हो गया और इसका साइड है A, सब साइड A है। रेगुलर हेक्सागन बोला है, ये रेगुलर मतलब सारे साइड सेम है, सारे एंगल सेम है। नाम स्टार्ट करते हैं A B C D E F। A से स्टार्ट किया चलना, पहुंच गया कहाँ पर? D पर, D तक गया। तो A होगा इसका डिस्प्लेसमेंट D, और A जो रास्ता इधर से गया यहाँ तक AB प्लस BC प्लस CD, वो हो गया डिस्टेंस। ये दोनों का रेशियो पूछा है। तो ये तो काफ़ी इजी है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, D डिवाइडेड बाय S। डिस्प्लेसमेंट कौन है? ये वाला है। ये कितना हो गया? आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सेंटर से होकर पास करेगा, बीच में सेंटर है कहीं पर, सब जगह से इसका डिस्टेंस सेम है। और वो डिस्टेंस कितना है? A है, क्योंकि यहाँ पर सब जगह 60 डिग्री एंगल बनेगा। 6 साइड है तो 6 60 डिग्री मिलकर 360 डिग्री हो जाना है। और ये 60 डिग्री है, ये दोनों साइड सेम है तो ये भी 60 होना है। तो सब साइड सेम हो गया है, ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए, सब ए है। तो ये AD जो है हमारा है, जो डिस्टेंस है, वो हो गया 2 ठो ए, एक ठो ए और एक ठो ए, 2A। और डिस्टेंस में क्या लेना है? AB प्लस BC प्लस CD। एक्चुअली वो जिधर से चला है वो हो गया 1 2 3A। और इस तरह से आपका आंसर आ गया 2/3। डिवाइड करेंगे तो 0.67 अप्रोक्सीमेटली आता है। देख लीजिए ये कम है या नहीं, एक से कम होना चाहिए। यदि कम नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम है। तो 1 से कम है 0.67, ये आपका आंसर हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A car starts from a point A and increases its speed to v meter per second with rate alpha meter per second square। ये एक्सलेशन है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक तो स्कीमेटिकली ड्रॉ कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। शुरू में कितना उसका स्पीड है? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट्स का मतलब ही है वो स्टार्ट करता है रेस्ट से, और उसका स्पीड कितना हो जाता है? v कुछ टाइम में, ये v है। और इसका इस स्पीड को इंक्रीज करने का रेट जो है, एक्सलेशन है, वो अल्फा है। उसके बाद में जब ये मैक्सिमम यहाँ पर भी तक पहुँच गया, ये भी स्पीड तक पहुँच गया, तब उसने ब्रेक लगा दिया। अब डिसेलरेट कर रहा है। देखिए किस रेट से डिसेलरेट कर रहा है? बीटा से। ये बीटा से डिसेलरेट कर रहा है और वो रुक गया जाके। ये टोटल जो टाइम है वो कितना है? यहाँ t=0 है, यहाँ पर t=t है। t टाइम लगा। ये कितना टाइम है? कुछ और होगा, t1 होगा। ये यहाँ से यहाँ तक t1 और यहाँ से यहाँ तक t2। तो टोटल टाइम जो है सो t कितना हुआ? t1 प्लस t2। एक्सलेशन का जो टाइम है t1 और डिसेलरेशन का जो टाइम है t2, दोनों मिला के t हमें दिया हुआ है। ये t हमें दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि v कितना होगा, v कितना होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें अब v = u प्लस AT का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये फार्मूला हम तब लगा सकते हैं जब एक्सलेशन कांस्टेंट हो। इस केस में अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा टाइम, क्योंकि यहाँ पर टाइम का फंक्शन नहीं है।
उसने कुछ कहा नहीं कि कांस्टेंट रेट है, लेकिन अल्फा देखने से लग रहा है कि वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो टाइम का कोई फंक्शन नहीं है। तो इस फार्मूला को लगाएंगे। शुरू में कितना उसका स्पीड है 0, बाद में एक स्पीड कितना है v, एक्सलेशन उसका क्या है अल्फा, टाइम कितना लगा मानते हैं t1, तो यहाँ से t1 हमें निकल गया v बाय अल्फा। तो ये मोशन था हमारा O टू A, और इधर A टू B चलेंगे। O टू A को हमने कंसीडर किया, अब A टू B को हम कंसीडर करते हैं। ये जब वो डिसेलरेट कर रहा है और जाकर रुक जा रहा है, यहाँ पर भी एक्जैक्टली सेम फार्मूला लगाएंगे। फाइनली इसका स्पीड क्या है, रुक गया है। इनिशियली कितना है, यहाँ पर जहाँ से चलना शुरू किया वो भी है। इसका एक्सेलेरेशन का रेट कितना है, अब माइनस बीटा है, एक इसका ये डिसेलरेट कर रहा है इसलिए माइनस लिखेंगे, माइनस बीटा। टाइम कितना लगा t2, तो यहाँ से t2 हम निकाल सकते हैं v बाय बीटा। एक जगह यहाँ पर टाइम निकला, एक टाइम यहाँ पर निकला, दोनों को ऐड करेंगे तो t आना चाहिए। तो इक्वेशन 1 से t जो है सो कितना होगा, ये t1 प्लस t2 है, और t1 का वैल्यू है v बाय अल्फा और ये है v बाय बीटा। यहाँ से आपको v निकाल सकते हो, v कॉमन है निकाल लिए, अल्फा प्लस बीटा बाय डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। एक्चुअली यहाँ पर नियम से बीटा प्लस अल्फा लिखना चाहिए, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा सेम है, वो कम्यूट करता है अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट से। तो भी कितना आ गया, अल्फा बीटा टाइम्स टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। ये इसका मैक्सिमम स्पीड है और यही आपका आंसर है, अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। एक बार इसका यूनिट देख लीजिए, नीचे में अल्फा जो ये सारे अल्फा बीटा एक्सलेशन है, एक तो एक्सलेशन कट गया नहीं, उसका डायमेंशन खत्म हो गया, एक एक्सलेशन बचा हुआ और टाइम बचा हुआ है। एक्सलेशन टाइम्स टाइम वो वेलोसिटी होता है, ठीक है। अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा टाइम्स टी, ये आपका आंसर हुआ। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स गिवन बाय F इक्वल टू a माइनस बी टी। अभी हमारे पास जो एक्सलेशन था इसके पिछले वाले क्वेश्चन में वो कांस्टेंट था। यहाँ पर जो एक्सलेशन है, यदि हम एक्सलेशन को F से डिनोट करते हैं, क्योंकि a ऑलरेडी पैरामीटर दिया हुआ है, वो होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, न्यूटन सेकंड लॉ। ये एक्सलेशन है स्मॉल f, और फोर्स कितना है a माइनस बी टी, और ये मास उसका m है, मास m दिया हुआ है। तो हमें फोर्स पता चल गया। अब फोर्स जो है वो एक फंक्शन है टाइम का, कांस्टेंट नहीं है, ये जो है कांस्टेंट नहीं है। पिछला क्वेश्चन में एक्सलेशन कांस्टेंट था, तब हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, ये सारे फार्मूला लगा सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सारे फार्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर a जो है कांस्टेंट है। इस केस में a कांस्टेंट नहीं है, तो a फार्मूला हम नहीं लगा सकते। तो क्या किया जाए, देखिए, लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लगा सकते हैं। क्या है कि हम a जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एवरेज से, और उसके बाद में अब हम लगा सकते हैं ये भी सेम फार्मूला। ये फार्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते, v इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं लगा सकते, लेकिन हम यहाँ पर वो फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस एवरेज ऑफ a टाइम्स टी करके लगा सकते हैं, या कोई भी फार्मूला जाए, हम वही यहाँ पर करने वाले हैं। और a एवरेज जो है सो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए, जैसे कि यहाँ पर हमारा लीनियर है, लीनियर में बहुत आसान है। क्वाड्रेटिक होगा, एक क्वेश्चन उससे भी है, वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे कि क्वाड्रेटिक में एवरेज कैसे निकालेंगे। तो पहले एवरेज हम यहाँ पर निकाल लेंगे एक्सलेशन और यूज कर लेंगे फार्मूला। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो पहले एक डायग्राम भी बना लेते हैं। टी इक्वल टू 0 है, यहाँ पर इसका स्पीड कितना है, v 0 है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है a स्क्वायर बाय एम बी। ठीक है, ये शुरू में है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ओनली डिसअपियर्स। मान लेते हैं यहाँ पर आकर वो t जो है सो कोई पर्टिकुलर टाउ है टाइम, जहाँ पर कि फोर्स हमारा 0 हो गया है। फोर्स 0 हो गया मतलब एक्सलेशन जो है सो 0 हो गया है, और एक्सलेशन 0 होने का मतलब यहाँ से देख सकते हैं a माइनस बी टी के जगह पर टाउ लिखेंगे, वो टाउ पर हो रहा है तो टाउ लिख देते हैं बाय m,
और यहाँ से हमें पता चल गया कि वो टाव जो है सो ए बाई बी है। इस टाइम पर, यही वाला जो टाइम है, इस टाइम पर जिसको हम टाव बोल रहे हैं ए बाई बी, इस पर फोर्स 0 है। ठीक है, टी के इक्वल टू ए बाई बी कर दीजिए, बी खत्म हो गया, ए माइनस ए 0। तो हमें वो टाइम पता है जब ये एक्सलेशन 0 हो जा रहा है। उस वक्त उसका स्पीड क्या है वो पूछ रहा है। यहाँ पर भी क्या है वो पूछ रहा है। तो भी जो शुरू में दिया हुआ है, बाद में पूछ रहा है। एक्सलेशन हमें पता है और टाइम भी हमें पता है। तो कौन सा फार्मूला लगाया जाए? सिंपली ये लगाएंगे। शुरू का ये यू क्या है, इनिशियल स्पीड है, वो पता है, यहाँ पर दिया हुआ है। भी हमसे पूछ रहा है। टाइम हमें दिया हुआ है, पता है कि कितना टाइम लगा यहाँ से, यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर टाइम जो है ए बाई बी लगा है, तो ए बाई बी टाइम लगा है, वो हमें पता है। एक्सलेशन तो दिया हुआ है, भले ये कांस्टेंट नहीं है तो हम इसका एवरेज ले लेंगे। तो यही फार्मूला लगाने वाले हैं, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फार्मूला तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, एवरेज लगाकर ये फार्मूला लगा सकते हैं। और ये हमेशा लगा सकते हैं, ये लीनियर हो ना हो। यहाँ पर लीनियर है तो इसको कैलकुलेट करना ईजी है। यदि ये लीनियर नहीं है, यदि ये कोई भी पॉलिनोमियल है, मैंने पावर लॉ जैसे टी है, टी स्क्वायर है, टी क्यूब है, ऐसे है, तब तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। नहीं रहेगा तो भी लगा सकते हैं ये फार्मूला, लेकिन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सोचना पड़ेगा। पॉलिनोमियल के लिए आसान है और लीनियर के लिए तो एकदम आसान है। देख लीजिए कैसे निकालते हैं। ये हमें निकालना है, शुरू का स्पीड कितना दिया हुआ है, ए 0 बाय एम बी। अब ये एवरेज में निकालना है और टाइम भी दिया हुआ है। एवरेज यहाँ निकालेंगे, टाइम दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू लिख देते हैं ए बाई बी। अब लीनियर केस में एवरेज जो निकालना है वो कैसे निकालेंगे? लीनियर केस में एवरेज निकालना है तो हम करते हैं उसका शुरू का टाइम में जो एवरेज इसका भी एक्सलेशन है प्लस लास्ट टाइम में जो एक्सलेशन है, मतलब दो एंड में। जैसे कि इस तरह से हमारा एक्सलेशन है ना, ये जा रहा है इस तरह से। शुरू में कितना है, कुछ है, यहाँ पर 0 नहीं दिए हैं, कुछ वैल्यू दिए हैं, और यहाँ पर कुछ है, ये लीनियर है। तो ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका बीच वाला एवरेज पकड़ना है। तो इसके लिए तो आसान है। यदि क्वाड्रेटिक होता, क्यूबिक होता, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग फार्मूला आता है, वो हम आपको दिखाएंगे। और ये सारे फार्मूला कहीं आसमान से नहीं टपक के आया है, इसको हमने कैलकुलस यूज करके डिराइव किया है। तो ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक्सलेशन बताना है टी इक्वल टू 0 पर, ये शुरू वाला, और एक्सलेशन बताना है टी इक्वल टू टाउ पर, और ये दोनों का 2 से डिवाइड कर देंगे। यही एवरेज है, यही आपका एवरेज है। थोड़ा साफ से लिख देते हैं। ये जो एवरेज है वो शुरू में है एफ टी इक्वल टू 0 पर और एफ टी इक्वल टू टाउ पर, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ठीक है, ए स्क्वायर बाय एम बी। टी इक्वल टू 0 पर कितना एक्सलेशन है यहाँ से देख सकते हैं। टी को यदि हम 0 रखते हैं तो एक्सलेशन कितना आता है, ए बाई एम, ए बाई एम। और टी इक्वल टू टाउ रखते हैं, टाउ कितना है, ए बाई बी। तो ये तो 0 हो जाता है, उसने खुद ही बोल दिया था कि टी इक्वल टू टाउ पर जो है सो मैंने हमें उस समय वेलोसिटी बताना है जब ये एक्सलेशन 0 हो जाता है। तो इस वैल्यू को रख के देखिए, या यहाँ के स्टेटमेंट से ही 0 हो गया। इसको 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ए बाई बी। सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर ए बाई 2m टाइम्स ए बाई बी। ये हो गया ए स्क्वायर बाय एम बी प्लस ए स्क्वायर बाय 2m बी। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हो गया 3a स्क्वायर बाय 2m बी। ये आपका आंसर है, 3a स्क्वायर बाय 2m बी, 3a स्क्वायर बाय 2m बी, ऑप्शन नंबर 3। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A particle of mass m is moving under the influence of time dependent force given by F is equal to a plus bt। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर फोर्स जो है सो a plus bt दिया हुआ है, जो कि टाइम डिपेंडेंट है और लीनियर है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल t is equal to 0 is 0। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल t is equal to tau is how much। t is equal to 0 पर ये फोर्स कितना है, फोर्स तो ये दिया हुआ है, इसका एक्सलेशन निकाल लेते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय मास।
ये हो गया a प्लस बी टी डिवाइडेड बाय मास। तो इधर फोर्स लेते हैं, इधर एक्सलेशन लेते हैं इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में टाइम लेते हैं। टी इक्वल टू 0 पर कितना है उसका स्पीड, ये फोर्स नहीं लेते हैं यहाँ पर, हाँ ठीक है फोर्स ही लेंगे। टी इक्वल टू 0 पर ए है, कुछ ऐसे है, ये टी 0 है और ये हमारा टाउ है। क्या बताना है, स्पीड बताना है। कौन सा फार्मूला लगाएं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं लगा सकते क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हम ये लगा सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस एवरेज ए टी। यहाँ पर ये जो है सो रिप्लेस हो जा रहा है एफ से, ये इसके साथ में कंफ्यूजन करेगा क्रिएट, इसलिए हम यहाँ पर एफ लिख रहे हैं, ये एक्सलेशन है, इसको यूज कर सकते हैं। और कितना दिया हुआ है, इनिशियली जो है सो 0 है, स्पीड जो है इनिशियली 0 है, u 0 दिया हुआ है, तो 0 प्लस एफ का एवरेज और टाइम टी कितना बोला टाउ, बस सिंपली ये है। तो एवरेज निकालना है और उसे टाउ से मल्टीप्लाई करना है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए क्या बताया कि लीनियर में है तो दोनों जगह का, दोनों इंड का वैल्यू लेकर 2 से डिवाइड कर देंगे। जस्ट ये एवरेज यहाँ पर है, अर्थमेटिक मीन है। तो यहाँ पर टी इक्वल टू 0 पर ये बताइए और टी इक्वल टू टाउ पर ये बताइए, दोनों का हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया। अब यहाँ पर जो देख लीजिए एफ, ये टाइम का फंक्शन है, टी इक्वल टू 0 पर कितना आया ए बाई एम, और टी इक्वल टू टाउ पर कितना आया ए प्लस बी टाउ बाय एम होल डिवाइडेड बाय 2, और ये टाउ। सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर कितना हुआ, ये हुआ ए और ए 2a प्लस बी टी नहीं बी टाउ बाय 2m और ये टाउ, यही आपका आंसर है। 2a प्लस बी टाउ बाय 2m, ये 2m टाउ, यही आंसर है आपका। तो ये था क्वेश्चन। यहाँ पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वो लीनियरली चेंज कर रहा है। तो हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फार्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन ए को यदि हम रिप्लेस कर दें एवरेज से तो हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सेम सिमिलर क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट एक्सलेशन, ए इक्वल टू बी टी स्क्वायर है। अब एक्सलेशन जो है सो वो बी टी स्क्वायर दिया हुआ है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है। पीछे लास्ट टाइम भी टाइम के साथ चेंज कर रहा था, लास्ट 2 क्वेश्चन में वो लीनियरली चेंज कर रहा था, मैंने 1 डिग्री से चेंज कर रहा था। यहाँ पर ये कैसे चेंज कर रहा है, यहाँ पर क्वाड्रेटिकली चेंज कर रहा है, एक पैराबोला बना रहा है। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0, यू इक्वल टू 0 दे दिया है, और स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू टाउ कितना है ये बताना है, ये कितना है ये बताना है। तो फिर यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाएंगे वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं लगा सकते क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हम ए फार्मूला लगा सकते हैं एवरेज लेकर। ठीक है, u कितना है 0 दिया हुआ है, एक्सलेशन कितना है एवरेज हमें निकालना होगा, और टाइम कितना है टाउ। बस अब हमें इसमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज टाइम निकालिए और टाउ से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर। एवरेज कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो है सो लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए जो एवरेज निकालने का फार्मूला है वो अलग है। यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं ए, कहाँ से कहाँ के बीच में एवरेज निकाल रहे हैं, एक टाइम t1 और दूसरा टाइम t2 अभी ले लेते हैं। t1 तो 0 है, t1 और t2 के बीच में हम एवरेज निकाल रहे हैं एक्सलेशन को। तो कहने का मतलब a कितना है बी टी स्क्वायर है, इसको हम एवरेज निकाल रहे हैं बिटवीन दीज 2 टाइम्स, t1 और t2 के बीच में। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले b जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं। तो हमें जो यहाँ पर बच गया है वो केवल टी स्क्वायर का जो है एवरेज हमें निकालना है। तो यहाँ पर 2 क्वाड्रेटिक टर्म है, टी स्क्वायर है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो है सो t2 लिखते हैं,
T1 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ शुरू है T1, तो T1 का स्क्वायर देखिए डिग्री 2 है, उसके बाद में इसका 1 डिग्री कम कर देंगे, अब T1 हो गया, लेकिन डिग्री हर एक टर्म में 2 होना चाहिए, तो आपकी T2 से इसको मल्टीप्लाई करके इसका डिग्री 2 बना दिए। तो T1 स्क्वायर था, शुरू में स्टार्ट किए, शुरू वाला टाइम्स का स्क्वायर 2 डिग्री है ना, यहाँ पर इसका 2 डिग्री है तो 2 डिग्री किए, उसके बाद एक इसका कम किए, तो एक जो कम हो गया है उसको सप्लीमेंट किए ये T2 से। अब इसका डिग्री गिनिए, इसका 1, इसका 1, 2, अब इसका जो है एक और भी कम कर दिए, T1 ख़त्म, इसका डिग्री 1 है तो 0 हो गया, जो बचा सो T2 स्क्वायर। क्या को टर्म हुआ, 1, 2, 3, यही एवरेज है आपका। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले जो कांस्टेंट उसे बाहर कर लेते हैं। अब जो कुछ भी यहाँ पर है T स्क्वायर, स्टार्ट करते हैं शुरू वाले टाइम से, T1 स्क्वायर, यदि क्यूब होता है तो T1 क्यूब, उसके बाद 1 डिग्री इसका कम कर देंगे, जैसे 3 होता तो T1 क्यूब होता, तो ये हो जाता है यहाँ पर T1 स्क्वायर। और हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इसका 2 ठो है, इसका 1 और इसका 1 मल्टीप्लाई होकर 2 ऐड हो गया, तो एक इसका डिग्री कम करते जाएंगे और दूसरा का डिग्री बढ़ाते जाएंगे इस तरह से, ताकि हर एक का टर्म का डिग्री सेम हो, और लास्ट में पहला वाला टर्म गायब हो जाएगा और जो भी डिग्री है वो दूसरा का बचा हुआ रहेगा, और जितना टर्म है उसको उतना से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो b/3 ये टाव है तो टाव भी ले लेते हैं इधर। और T1 कितना है, T1 देखिए शुरू में टाइम जो था वो T1 कितना है, वो शुरू में 0 था, और T2 कितना है, ये टाव है, तो T1 0, T1 0 टाइम्स टाव, वो भी ख़त्म, ये टाव स्क्वायर बस, और 3 है, और 3 तो इधर लिख लिए। तो अब बस आपके पास आया b/3 टाव टू द पावर 3, ये आपका वेलोसिटी है, b/3 टाव टू द पावर 3, b/3 टाव टू द पावर 3, ये वाला आपका आंसर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गलत दिया हुआ है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा में लिख दिए हैं हम, ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका डायमेंशन देखिए गलत हो जाएगा, और वही गलती हर जगह की है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो डायमेंशन इसका सही नहीं होगा। b का डायमेंशन क्या है, यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू BT स्क्वायर है ना, तो b का डायमेंशन क्या है, जो a का डायमेंशन है डिवाइडेड बाय T स्क्वायर का जो डायमेंशन है, a क्या है, एक्सलेशन है, ये इसका डायमेंशन हो गया LT-1, और ये टाइम है, इसका डायमेंशन हो गया L2, तो ये हो गया LT-3, ये b का हुआ डायमेंशन। और इसके बाद यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो कितना है, b टाउ टू द पावर 4, तो b की जगह पर LT-3 और टाउ की जगह पर t टू द पावर 4, तो ये क्या आया, LT, ये LT आ गया ना, LT, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर 2 होगा ना एक्चुअली, एक्सलेशन का LT-2 होता है, तो ये हो गया 2 2 4, ये हो गया 4 और ये हो गया ख़त्म, केवल L आया, लेकिन यदि ये टाउ हटा देंगे तो सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन में ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। तो आपका आंसर हो गया b टाउ टू द पावर 3/2, ये वाला आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं बिना कैलकुलस यूज किए हुए। अब हम आपको बताते हैं दूसरा मेथड जो कि कैलकुलस यूज करेंगे। देखिए कैलकुलस बहुत थोड़ा यूज करना है आपको, और कैलकुलस में जो यूज करना है वो बहुत सिंपल ये है कि ये यदि इंटीग्रेशन आ रहा है x का पावर n, इसका इंटीग्रेशन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसका पावर 1 बढ़ा देंगे और बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड कर देंगे, और कोई कांस्टेंट आता है इसके बारे में अभी चिंता नहीं करना है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। तो इसका x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो होता है पावर 1 बढ़ गया और ये बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड कर देते हैं। और यही डिफ्रेंशिएशन यदि हो x का पावर n का, तो क्या करते हैं, पहले पावर लिखते हैं और इसका पावर कम कर देते हैं, बस यही है। डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसका पावर घटेगा, पावर जितना है 1 कम हो जाएगा, और इसका शुरू में जो पावर था वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इंटीग्रेशन में इसका उल्टा है, और ये जो है सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि इसी तरह का फंक्शन ज़्यादातर आता है। वैसे 2-4 और फंक्शंस जो है आप यदि जान लोगे तो कैलकुलस यूज कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर हम कैलकुलस यूज करने जा रहे हैं। देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था वो क्या था, BT स्क्वायर, यही था एक्सप्रेशन दिया हुआ।
बी टी स्क्वायर। एक्सलेशन को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सलेशन क्या है? वो एक्सलेशन है कि वेलोसिटी के चेंज करने का रेट है। सो डी वी बाई डी टी, डी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ सम फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, बी टी स्क्वायर। एक तरफ वेलोसिटी रखते हैं, एक तरफ टाइम ले जाते हैं। वैसे हम ये ऑपरेटर है डी बाई डी टी, उसको ले नहीं जा सकते, लेकिन हम इसको यदि ले जाएं तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। वो दूसरे तरीके से किया जा सकता है, मैंने आपको उतना डिटेल्स में हम नहीं बताएंगे। आप सिंपली आप सोच सकते हैं कि आप डी टी को वहाँ उठा के ले जा रहे हैं, जो कि कहना ये टेक्निकली गलत है, लेकिन फाइनली जो चीज़ें मेथड से सिस्टमेटिकली इसको डील करने के बाद आता है वो यही आता है। तो आप उसे भी भूल जाइए, आप सोच सकते हैं कि इसको उठा के ले जा सकते हैं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डी बाई डी टी का ऑपरेटर है, ऑपरेटर को तोड़ के आप कैसे ले जाओगे। लेकिन जो मेथड्स इसको यूज करते हैं उस मेथड के फाइनल में यही आंसर आपको तब भी आता है। तो आप सोच सकते हो कि हम डी टी उठा के ले जा रहे हैं। टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर लिमिट डालेंगे, इधर टी का फंक्शन है, इधर भी का फंक्शन है। टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितना था? क्वेश्चन में बोला था जीरो था। टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितना था? जीरो है, ये जीरो दिया हुआ है। और टी इक्वल टू टाउ पर वेलोसिटी कितना है पूछा था आपसे। इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर भी नहीं है, तो भी नहीं है तो हम कह सकते हैं वी टू द पावर जीरो है, जो कि 1 होता है। और इसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो बस सिंपल यही फार्मूला, जो भी पावर है उसको 1 से बढ़ा देंगे, तो पावर जीरो है तो उससे बढ़ के हो गया भी, और डिवाइड कर देंगे इस बढ़ा हुआ पावर, इसका पावर से, जो बढ़ा हुआ पावर है 1। ये लिमिट रखना पड़ेगा, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। सिंपली यहाँ पर करेंगे, बी कांस्टेंट है उसका बाहर चला जाएगा। अब टी स्क्वायर का, टी का पावर जो है 1 बढ़ जाएगा 3, और बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड कर देंगे, 0 टाउ। ये कितना हो गया? ये हो गया भी, पहले भी रखिए फिर बाद में 0 रखिए। ये b बाई 3 को तो कांस्टेंट है, पहले टी टाउ रखिए, टाउ टू द पावर 3, फिर 0 रखिए, और भी यहाँ से आपको आ गया b टाउ टू द पावर 3 बाई 3। ये आपका आंसर। तो कैलकुलस से भी वही आंसर आएगा और ये भी वही आंसर आएगा। कैलकुलस यूज़ करेंगे तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, और नहीं तो फिर आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 60, जहाँ पर कि वेलोसिटी बताया गया था, टाइम डिपेंडेंट एक्सलेशंस हैं, और तब हमें वेलोसिटी वगैरह बताना है। जो फार्मूला हमारे ये होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर प्लस वी एस, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये सारे फार्मूला तब हम लगाते हैं जब एक्सलेशन कांस्टेंट होते हैं। लेकिन यदि एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम का डिपेंडेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम इसको चेंज कर देते हैं, एक्सलेशन यहाँ पर ना लिख कर एवरेज एक्सलेशन लिखते हैं, और वो डिपेंड करता है कि हम किसका एवरेज निकाल रहे हैं। लीनियर है तो बहुत ईजी है, दोनों इंड का एक्सलेशन निकाल के ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपली एवरेज हो गया। यदि ये क्वाड्रेटिक है तो ये देखिए इस तरह से फार्मूला चलता है कि लोअर लिमिट जो है, जो शुरू का जो टाइम है उसका पावर यहाँ पर जितना दिया हुआ है, जैसे इस केस में पावर था 2 तो 2, उसके बाद में एक पावर कम करते जाएंगे और दूसरा जो टाइम है उससे हम इसको सप्लीमेंट करते जाएंगे, इस तरह से कि हर एक टर्म का डिग्री जो है सो सेम रहे। जैसे इस केस में डिग्री 2 है तो हर एक केस में डिग्री 2-2 चलता रहे, और तब तक जाएंगे जब तक कि पहले का डिग्री ख़त्म और दूसरा का डिग्री यहाँ पर केवल वही ना आ जाए जो डिग्री यहाँ दिया हुआ है। और उसके बाद में वो जो टाइम का लिमिट है यहाँ पर 0 और टाउ है, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेस्ट नंबर 13 के सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। थैंक यू।